यहाँ पर जो भी कह सकते हैं, जहाँ पर आपको डाउट क्लियर है, जैसे मतलब मान लीजिए गांधी जी है, तो गांधी जी की जितनी भी घटनाएं हैं उनको क्रम से एक कॉपी में लिख लीजिए, ताकि एग्जाम के समय आपको गलती ना हो पाए, ठीक है ना। तो ऐसे ही डाउट आपके कई प्रकार के आप टेस्ट पेपर लगाते होंगे, तो आपको लगता होगा कि ये आ सकता है एग्जाम में, लेकिन कहीं भूल ना जाए, तो ऐसे चीज़ों को कॉपी में नोट करके एक बार रिवीजन करके जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। चलिए जवाब देना है। यहाँ पर आपका फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो चलिए जवाब आने शुरू हो गए हैं और ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, मतलब आपका जवाब डी हो जाएगा। ये आपके सुबुद्ध थे, ठीक है। कौन थे, तो आपका हो जाएगा आपका डी नंबर सुबुद्ध थे। और आपको याद होगा, यहाँ कह सकते हैं कि अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पर गए थे। कौन थे, तो अंतिम समय आपके जो गए थे वो आपके चुंद के यहाँ पर आपके गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था, यहाँ पर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब लगभग इजी है और सभी का जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर। तो याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। चलिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आईएमपी है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन। बताइएगा जल्दी से सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा, कौन थे। तो 1857 का यहाँ पर जवाब आ रहा है गालिब। ऑप्शन सी नंबर आपका हो जाएगा। याद रखिए ये आपके कौन है, तो आपके मिर्जा गालिब ने स्वयं ने अपनी आंखों से देखा था। याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है। ये बताइए ये शब्द किसने किसमें आपको दिया है, कौन से धर्म में बोला गया है कि संसार अस्थिर है और क्षणिक है, ये निम्न में से किससे संबंध रखता है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो आपके बौद्ध से है ना। किससे है, तो आपके बौद्ध में। याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। बताइएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, 5 नंबर में। चलिए 5 का ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन आ रहे शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड। कौन हो जाएंगे, तो आपके सर जॉन चाइल्ड। यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। याद होगा कि बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में, कब, 1688 में बम्बई और पश्चिमी तट के क्या किया था कि मुगल बंदरगाहों को घेर डाला था, ठीक है ना। और मक्का ले जाने वाला था आपके कुछ यात्रियों को, ठीक है ना। इसी के समय औरंगजेब ने क्या किया, इसको निष्कासित करने का आदेश दे दिया। तो बस ऐसे याद रखिएगा, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा। क्या होता है, चाइल्ड मतलब बच्चा होता है। और औरंगजेब वैसे भी खतरनाक इंसान था, तो बच्चे को क्या किया, निष्कासित कर दिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। यहाँ पर बताइएगा कि आपका जवाब जो बनेगा कौन हो जाएगा। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। यहाँ पर 6 नंबर में ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। ये आपके हैं रास बिहारी बोस, है ना। कौन सा हो जाएगा, रास बिहारी बोस। ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग जुड़ चुके हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। और आज आप लोग काउंटिंग जरूर करते रहिए, कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो टारगेट है उस टारगेट को कम से कम पूरा तो करना ही पड़ेगा ना। इसके लिए आप लोग यहाँ पर काउंटिंग करते रहिए, कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, क्या स्कोर आपका हो रहा है पीटी एग्जाम में, ठीक है। चलिए लाइक शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए बताइएगा कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था, नहीं दिया गया है, ठीक है ना। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेवी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। 7 नंबर में ऑप्शन आ गया है डी नंबर। याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण कौन है, तो ऑप्शन डी नंबर आपका हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण यहाँ पर हो जाएगा। आपको याद होगा कि चंपारण में गांधी जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, जेवी कृपलानी थे, महादेव देसाई भी थे, है ना। लेकिन यहाँ पर आपके जयप्रकाश नारायण नहीं थे। आगे बढ़ते ही क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। ये जो आपका कह सकते हैं साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। यहाँ पर बताइए कहाँ पर स्थित है।
तो 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर भी अहमदाबाद में। कहाँ पर भाई, तो अहमदाबाद में है, आप सभी को याद भी होगा, ठीक है ना। जो स्टार्टिंग हुई थी ये आपकी 1915 से हुई थी, वो बनकर तैयार हुआ था 1917 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन्य नहीं है। चलिए बताइएगा कि किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन्य नहीं होता है। यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन सी, ये आपके थे स्वामी दयानंद। किसने कहा था, तो स्वामी दयानंद ने कह सकते हैं अपने आर्थिक विचारों में कहा था कि स्वदेशी का विशेष महत्व होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जरूर मिलेगा, है ना। तो चलिए बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी 10 नंबर में। 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा 1885 में, है ना। 1885 में, जो कि आपकी कहाँ हुई थी, तो बम्बई में आपकी की गई थी, बम्बई में। क्लियर है, याद रखिएगा, डेट अगर पूछ ले तो आपको यहाँ पर पहला अधिवेशन जो हुआ था वो आपका 28 दिसंबर, क्या 28 दिसंबर 1885 को इसका पहला अधिवेशन हुआ था, और जो कि आपके गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था, बम्बई में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती है। तो बताइए कहाँ से नहीं गुजरती है। हमने आपको बताया था भारतीय जो आपका यामोत्तर रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा है और आपका आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा 11 नंबर में। तो ऑप्शन सी आपके महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। कहाँ से, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। यहाँ पर 12 नंबर का जवाब देना है। रेजिड्यूल मतलब होता है क्या, अवशिष्ट पर्वत। क्या होता है, इसका अर्थ होता है रेजिड्यूल पर्वत मतलब होता है अवशिष्ट पर्वत। तो इसकी आप लोग मतलब कह सकते हैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर गड़बड़ा गए थे, ठीक है ना। रेजिड्यूल मतलब होता है क्या, अवशिष्ट पर्वत होता है। और ये अवशिष्ट पर्वत में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अवशिष्ट पर्वत की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका अरावली पर्वत, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर, अरावली पर्वत आपका जवाब राइट हो जाएगा, जो कि विश्व के सबसे पुरातनतम में इसका नाम आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विंध्य शैलों में से जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वो आपका कौन सा है। अर्थात जो विंध्य के आपके कह सकते हैं पहाड़ हैं, विंध्य के शैल हैं, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं वो किसके पाए जाते हैं। यहाँ पर 13 का ऑप्शन लॉक करना है। तो क्या हो जाएगा, चूना पत्थर के। किसके पाए जाते हैं, तो आपके चूना पत्थर के आपके बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है। भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है, यहाँ पर जवाब देना है। जो लोग बाद में जुड़े हैं, वीडियो लाइक नहीं किए तो भाई वीडियो को लाइक भी करते रहिए, है ना। जैसे आप लोग जुड़ते हैं वीडियो लाइक शेयर करते रह करें। चलिए जवाब यहाँ पर आ रहा है सभी का 14 नंबर में। और देखिए 14 का ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपके याद रखिए हैदराबाद। क्या हो जाएगा, तो भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है, तो आपकी हैदराबाद याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है 15 नंबर कि निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ पर बताइएगा अनुसूचित जाति के लोगों की जो सर्वाधिक संख्या है वो आपकी कहाँ पर है, 15 नंबर में। चलिए 15 नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर 15 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर। यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, तो आपके उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि आपसे पूछा गया है क्या, तो अनुसूचित जाति की बात कर रहा है, ठीक है, अनुसूचित जाति की। हाँ, अनुसूचित जनजाति की बात करता तो आप लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं लगाते, क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की मात्रा काफ़ी कम है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, शहरी कल्चर का संबंध किससे है। शहरी कल्चर का जो संबंध है ये आपका किससे है, यहाँ पर जवाब देना है 16 नंबर में। और 16 का ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई 16 नंबर यहाँ पर जवाब आ रहा है, काफ़ी लोग दे रहे हैं शहरी कल्चर रेशम उत्पादन से। तो चलिए हम आपको जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर 16 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर रेशम उत्पादन से होता है। क्या होता है, तो आपके रेशम उत्पादन से होता है। आपका जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका मत्स्य उत्पादन तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, एक्वा कल्चर भी बोल दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एकाधिकार का अर्थ क्या होता है। एकाधिकार का अर्थ क्या होता है, चलिए एकाधिकार किसे बोलते हैं, एकल क्रेता को, एकल विक्रेता को, एकल अनेक विक्रेता को, या अनेक क्रेता को क्या बोलेंगे।
चलिए 17 नंबर में याद रखिए, एकाधिकार का अर्थ होता है एकल विक्रेता। क्या होता है? एकल विक्रेता होता है। इसका ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी बनेगा। तो इसका जवाब आ रहा है सी नंबर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, एकल विक्रेता होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, सेज का पूर्ण क्या होता है? पूर्ण रूप बताइएगा, सेज का पूर्ण रूप क्या होता है। चलिए 18 नंबर में, चलिए 18 नंबर की अगर बात करते हैं तो देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सेज मतलब क्या होता है? इसे बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। और विशेष आर्थिक क्षेत्र जो कि आप दे सकते हैं यहाँ पर विशिष्ट या विशेष, अच्छा विशेष आर्थिक क्षेत्र दिया है। और यहाँ पर देखो स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स जोन दिया है, और नीचे वाले में देखिए यहाँ पर दिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है? तो स्पेशल होता है। क्या होता है? स्पेशल होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा? विशिष्ट दिया गया है, वैसे विशिष्ट आर्थिक सेज दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपका वैसे इंग्लिश में जो होता है स्पेशल बोला जाता है। ठीक है, स्पेशल बोला जाता है इंग्लिश में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और स्पेशल के हिसाब से ये देखो जो आपका दिया है गलत दिया गया है, इसमें स्पेशल बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बी नंबर इसका जवाब हो जाएगा। कुल मिला के होता क्या है? विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, विशेष नहीं बोलेंगे, यहाँ पर विशिष्ट बोलेंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारा स्पेशल है तो आपको विशिष्ट लगाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपका बनेगा, तो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होता है, यही होता ही है। ठीक है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, इसे हम लोग बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज में विशिष्ट आर्थिक अनन्य क्षेत्र बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट करना है। ठीक है, कौन सा? बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का आपकी नस्ल कौन सी है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही क्या हो जाएगा कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली जो बकरी की नस्ल है वो आपकी कौन सी है। चलिए यहाँ पर जवाब दे रहे हैं 19 नंबर में, काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। ये आपकी है जमुनापारी। क्या बोलते हैं भाई? जमुनापारी। किसी के गांव में बकरी आती है तो काफ़ी जो बकरी थोड़ी सी चौड़ी हट्टी कट्टी मतलब होती है, मोटी ताजी, तो बोलते हैं। Recharge your mobile from the safety of home. Open PhonePe app and select recharge option. Enter phone number and जमुना पारी, उसके कान बड़े लंबे लंबे होते हैं, है ना। तो याद रखिए ये जो आपकी बकरी होती है सर्वाधिक दूध देती है। ठीक है ना, ये गरीबों की गाय के नाम से जानते हैं किसे? बकरियां को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है किसके माध्यम से? चलिए यहाँ पर 20 का जवाब देना है, यहाँ पर 20 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो आपके भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। हमने इकोनॉमिक्स में जो आपकी क्लास से दिया है, तो इकोनॉमिक्स को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जितने भी आपके मॉडल पेपर रहे तो इसके पहले हमने घटना चक्र हो गया, और आपके साथ में यहाँ पर जो दृष्टि हो गया, और भी हमारे पास जो भी आपकी बुकें रहे बेसिक वाले उनको कवर कराया था। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर आपको नई सीरीज के माध्यम से जो नए नए मॉडल पेपर आए थे सभी के हमने यहाँ पर क्वेश्चन एक साथ मिक्स कर दिया है, ताकि इकोनॉमिक्स आपको पूरी तरीके से रिवीजन हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। ये बताइए, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनका वेतन जो निर्धारण करते हैं कौन करते हैं? चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर। बहुत ही स्पीड के साथ आप सभी का जवाब आ रहा है, यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार इनमें से कौन था। तो चलिए बताइए, संवैधानिक सलाहकार इनमें से कौन था? संवैधानिक सलाहकार इनमें जो था वो आपका कौन था? चलिए आपका 22 नंबर की बात करते हैं, तो ऑप्शन सी आ रहा है बी एन राव। कौन थे भाई? तो आपका बी एन राव थे, याद रखिएगा बी एन राव। इन्हें पूरा नाम अगर कभी पूछ लिया था, इनका पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिम्हन राव। क्या? बेनेगल नरसिंह राव आपका नाम है। तो याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब बेनेगल नरसिम्हन राव था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। ये बताइए, जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य जो आपके हैं, है ना, ये जो आपकी किस संविधान के किस भाग में है? तो 4 के का में, किसमें? 4 के का में दिए गए हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका बी नंबर राइट बन जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, बताइएगा कि आपकी कब अपनाया गया था? 24 नंबर का जवाब दीजिएगा। तो भाई 24 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है आपका ए नंबर। देखिएगा यहाँ पर किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? तो आपकी संवैधानिक सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया था। नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। ये बनकर तैयार हुआ था, जो कि आपके 11वां अधिवेशन में आपकी 26 नवंबर 1949 को, कब? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत बताइएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो आपके होते हैं या आपके वाद्य होते हैं या आपके अवाद्य योग होते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं इनमें अगर आपका हनन होता है तो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, कोई इसमें कोई एक्शन आपका नहीं लेगा। इसका मतलब होते हैं ये क्या होते हैं, अवाद्य योग होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, वाद्य योग नहीं होते हैं। क्लियर है ना, क्लियर है, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है एम्पियर मापने की इकाई क्या है। एम्पियर मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 26 नंबर में। और एम्पियर जो कि विद्युत धारा है ना, ऑप्शन क्या बनेगा, विद्युत धारा, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या होती है। एटमॉस्फेयर प्रेशर की जो इकाई होती है क्या होती है, यहाँ पर जवाब देना है 27 नंबर में। तो चलिए वायुमंडलीय दाब को हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं बार, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, बार हो जाएगा। ठीक है ना। हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। वाइवा तो हो गया था, तो पेपर नहीं होंगे क्या सेकंड सेमेस्टर के, पेपर नहीं होंगे। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि स्वतंत्र अवस्था में जो पाई जाती है वो आपकी कौन सी है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 28 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। याद रखिएगा कि आपकी जो सोना होती है, क्या यहाँ पर जो सोना होती है, याद रखिए ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलन नहीं, किस युग में सही सम्मिलित नहीं है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। अब ये बताइएगा, यहाँ पर युग नहीं होगा, युग्म होगा, है ना। क्या होता है, युग्म होता है। तो सही सुमेलित किसमें से नहीं है, यहाँ पर बताइएगा। चलिए 29 नंबर में हम लॉक कर देते हैं। तो देखो विटामिन 1 कह रहा है, आपसे कह रहा है संतरा, विटामिन डी कह रहे हैं कॉड यकृत तेल, फिर विटामिन ई दे रहा है गेहूं अंकुर तेल, और इनमें से कोई नहीं। मतलब यहाँ पर सुमेलित तो हमें यहाँ पर देखो विटामिन डी दिया है, ई आपका दिया गया है, सही सुमेलित नहीं है 29 वाले में। तो देखिए भाई 29 वाले में कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो पहला ही हमको लग रहा है ये नंबर आपका हो जाएगा, है ना, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। विटामिन बी1 दिया गया है, और विटामिन बी1 जो आपका सी संतरा होता है, सी होता है ना। तो यहाँ पर देखिए विटामिन डी आपका कहीं ना कहीं आपका सही है, ई भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए वाला आप लगा लीजिए। ठीक है, कौन सा, ए वाला इसमें से उपयुक्त में कह सकते हैं, जो आपका ए दिया है वो सर्वोत्तम आपको दिख रहा है। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, हमारे शरीर का अधिकतम भार जो बना होता है वो किस में बना होता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए अस्थियों का होता है, शरीर अंगों का होता है, त्वचा मांसपेशी अंगों का होता है, जल का होता है। क्या होता है आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा, इनमें से क्या होता है। तो 30 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आपकी बॉडी में जल होता है ज़्यादा, क्या होता है, जल होता है। ठीक है ना, क्लियर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, चलिए बताइएगा स्वर्ग शब्द का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए स्वर्ग शब्द का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा 36 नंबर में। तो 36 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वर्ग का होता है नरक होता है। क्या होता है, स्वर्ग का नरक होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। और शुद्ध वाक्य की अगर बात करते हैं तो देखते हैं, कह रहे चाय ठंडा हो गया। तो भाई चाय ठंडा हो गया ये तो कहीं ना कहीं बन नहीं रहा है ना। फिर कह रहे हैं हवा गरम गरम अच्छी लगती है, हलवा अच्छा, हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, अच्छा लगता है ना, ये भी आपका नहीं है। पकने से पहले जामुन हरी होती है, पकने से पहले जामुन हरा होता है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, देखिए ऑप्शन डी वाले में देखिए, ऑप्शन डी पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, सर्वोत्तम आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जिसके हृदय में आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिसके हृदय में आघात हुआ हो उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 38 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर मरमाहत, क्या मरमाहत, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है समरूपी शब्द चरम चर्म का सही अर्थ क्या होता है। यहाँ पर चरम दिया है, यहाँ पर आपका चर्म दिया है।
तो चलिए 39 की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए चरम मतलब क्या होता है, अंतिम समय, है ना, और चर मतलब क्या होता है, चमड़ा। तो इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर याद हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। बोलते हैं ना कि जब चरम सीमा हो जाती है ना, तो वही बोलते हैं ना अंतिम सीमा आपकी आ गई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, आंख खुलना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा 40 नंबर में। तो 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर ज्ञान होना, है ना, क्या होना, ज्ञान होना, आंख खुलना मतलब होता है ज्ञान होना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन